Hi friends, SSC Roadies is back with a new video. In this video, we will solve the question paper of KD Campus, that is mock test 88, which was held on Sunday. In this, we will solve the math section of the question paper. So, let us see the 51st question of the paper. The question says, if the sum of two numbers is 18 and the sum of their squares is 256, then find the product of the numbers. So the question says, if the sum of two numbers is 18 and the sum of their squares is 256. And now we are supposed to find the product. For the product, if we know, if we do the square of this, we will get a term 2ab, and 2ab we have the product ab. So let us do that. We'll do the squaring of first. On doing the squaring of first, that is a plus b square is equals to 18 square. We'll get a square plus b square plus 2ab is equals to 18 square is 324. On putting the value of a square plus b square from this, we'll get 256 plus 2ab is equals to 324. And 2ab is equal to 324 minus 256. That is equals to 14 minus 6, 8, 11, 5, 6. 2ab is equals to 68. ab is equals to 34. So our product of the numbers is 34. We have got the product of two numbers, that is 34. We have done such a lengthy calculation. Instead, you can do it in mind also directly. Doing 18 square and subtracting this and dividing it by 2. You'll get the answer. फ्रेंड्स हमारा 52nd क्वेश्चन है, इफ द रेडियस ऑफ अ स्फेयर इज इंक्रीज्ड बाय 2 meters, its surface area increases by 792 meters square, what is the radius of the original sphere? If we are taking of sphere of radius r, now उसका रेडियस इंक्रीज हुआ है 2 से, तो हम इसको r plus 2 लिखेंगे. Now what is the surface area of sphere? That is 4 pi r square. Now the surface area will become 4 pi r plus 2 square. Now the question says surface area increase हुआ है 792 मीटर स्क्वायर से. इसका मतलब जो हमारी बाद वाली वैल्यू है वो इंक्रीज वैल्यू है, वो बड़ी वैल्यू है. अगर हम इस बड़ी वैल्यू में से इस सरफेस एरिया को इंक्रीज करें, माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वी शुड गेट 792. तो डायरेक्टली हम इसको लिख सकते हैं 4 पाई r प्लस 2 स्क्वायर माइनस 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 792. नाउ 4 पाई कॉमन है दोनों में, तो डायरेक्टली हम इसको r प्लस 2 स्क्वायर, 4 पाई अभी हमने कॉमन ले लिया, माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू 792. अब ये 4 पाई यहाँ पे कॉमन था, तो हम इसको अब यहाँ से हटा के इसको डिविजन में ला रहे हैं. अब ये डिविजन में जब हम ले आए तो इसको यहीं पे सॉल्व करते हैं. 4, 22 और ये 7, आप इसको यही कट कर ले. 11 2 जा 11, 7 जा 11, 2 जा. तो हमारा आंसर जो बचा है वो ये हमारा आ गया 63. ये डायरेक्ट आ गया हमारा 63. अब हमारी जो वैल्यू है r प्लस 2 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, तो इसमें हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे. a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. तो ये 4r हो गया माइनस r स्क्वायर, उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है 63. दिस r स्क्वायर कट हो गया. अब इसमें से हम 4 कॉमन ले सकते हैं, तो 4 कॉमन लिया तो 1 प्लस r इज इक्वल्स टू 63. तो 1 प्लस r की वैल्यू जो आ गई वो 63 डिवाइडेड बाय 4, जो कि आएगा 15.75. तो r की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 15.75 माइनस 1, दैट इज इक्वल्स टू 14.75. फ्रेंड्स, यू कैन सी कि थोड़ी कैलकुलेशन देखने में बड़ी लग रही है, बट वी हैव डन इट इन स्मॉल एरिया, और ये थोड़ी बड़ी लग रही है. वैसे आप यहीं पे अपने माइंड में सॉल्व करेंगे तो आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा. So this is our answer, 14.75 radius of the original sphere. Friends, 53rd question है, if sin 3a is equal to cos a minus 56, where 3a is an acute angle, then find the value of a. तो फ्रेंड्स, इसको हम किस मेथड से सॉल्व करेंगे? अब हमें पता है कि 3a एक अक्यूट एंगल है, इसका मतलब ये लेस देन 90 डिग्री है. हमें ये पता चल गया. तो इसके लिए अगर कभी भी क्वेश्चन आए साइन कॉस, टैन कॉट या सेक कॉसेक या रिवर्स आए एक दूसरे का, कोई प्रॉब्लम नहीं है.
इसको आप डायरेक्ट दिस और इसको प्लस करेंगे तो इसका एडिशन जो आना चाहिए वो 90 डिग्री आना चाहिए। तो हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं 3a प्लस a माइनस 56 की वैल्यू जो है वो 90 के इक्वल आनी चाहिए। अब हमें ये पता है ये 4a माइनस 56 इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। अभी 90 हो गया तो 4a इज इक्वल टू 90 प्लस 56 करेंगे और 90 प्लस 56 हमारा हो जाएगा 146। तो a की वैल्यू जो आएगी 146 अपॉन 4, 4 3 जा 12, 2 4 5 6 6 जा 24। तो हमारा आंसर जो आएगा वो 36.5 आ रहा है। तो हमने डायरेक्टली a की वैल्यू 36.5 निकाल ली है। पर ये देखिए अगर हम यहाँ पे इसको सॉल्व अगर करना चाहते हैं, साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा की वैल्यू होती है cos 90 माइनस थीटा। तो हम इसको ऐसे भी लिखते हैं cos 90 माइनस थीटा और ये हो जाता cos a माइनस 56। तो अब ये भी cos में कन्वर्ट हो गया। आप इन दोनों को भी इक्वल रखते हैं तो भी हमारी a की वैल्यू यही सेम 36.5 आ गई। तो ये दो मेथड्स हैं, आप इधर गो बाय दिस और दिस, दोनों आपके लिए इजी पड़ेगा। So friends, now we come to 54th question. Two men undertake to do a piece of work for rupees 5,000. The first man alone could do it in 6 days, the other in 8 days. With the assistance of a boy, they finish it in 3 days. Find the share of the boy. तो हमें पता है कि अभी जो मनी जो है वो पहले दो मैन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, लेकिन पहले हमें पता है कि मनी जो डिस्ट्रीब्यूट होता है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू द एफिशिएंसी ऑफ अ पर्सन। तो अभी हम पहले इनकी एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे। तो हमें पता है फर्स्ट मैन कुड डू इट इन 6 डेज, तो हमारा जो M1 था दैट वाज डूइंग इन 6 डेज, अदर वाज डूइंग इट इन 8 डेज। तो M2 को कितने डेज लग रहे थे? 8 डेज लग रहे थे। विद द असिस्टेंस ऑफ अ बॉय दे फिनिश इट इन, इसका मतलब यहाँ पे तीनों काम कर रहे हैं। अगर तीनों काम कर रहे हैं तो M1 प्लस M2 और एक बॉय भी काम कर रहा है, तो काम कितने दिन में कंप्लीट हो गया? हमारा 3 डेज में हो गया। अब पहले इसकी एफिशिएंसी निकालने के लिए हमें टोटल वर्क निकालना, और टोटल वर्क निकालने के लिए इनका एलसीएम निकालेंगे। 6, 8 और 3 का एलसीएम हमारा आ गया 24। तो 6 4 जा 8 3 जा और 3 8 जा, तो ये हमारी आ गई एफिशिएंसी। M1 4 काम करता है 3 यूनिट, M2 3 यूनिट्स और तीनों मिलके 8 यूनिट्स वर्क करते हैं। अब जो मनी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था पहले 2 मेन के बीच में था, दैट इज 5,000। 5,000 अगर पहले डिस्ट्रीब्यूट होता तो वो 4:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता, लेकिन अब बॉय की असिस्टेंट से वो डिस्ट्रीब्यूट जो होगा वो 8 के यूनिट वर्क के अकॉर्डिंग होगा। तो अब तीनों मिलके 8 यूनिट वर्क कर रहे हैं और M1 M2 दोनों मिलके 7 यूनिट काम कर रहे थे। इसका मतलब जो बॉय है वो सिर्फ 1 यूनिट वर्क कर रहा है, तो बॉय की एफिशिएंसी 1 हो गई। और तीनों की एफिशिएंसी जो है वो 8 है, इसका मतलब जो 8 है वो किसकी वैल्यू है? 5,000 की। जो 8 डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो 5,000 जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है 8 की एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो हम कह सकते हैं जो 8 की वैल्यू है वो 5,000 है। और हमें निकालना किसका है? फाइंड द शेयर ऑफ द बॉय। बॉय का शेयर निकालना है, इसका मतलब बॉय की यूनिट कितनी आई थी, कितनी एफिशिएंट था वो? 1 यूनिट। तो हमें यहाँ कैलकुलेट किसकी करनी है? वैल्यू 1 की। तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 5,000 अपॉन 8 इंटू 1 इजी, तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी 625। ये 625 रुपीज हमारा आ गया बॉय का। अगर अभी इनमें से कोई भी या पहले मैन की पूछी होती या दूसरे मैन की पूछी होती तो हमें 1 की वैल्यू तो यहाँ पे पता चल गई कितनी है, 625 वैल्यू है। और अगर 4 पहले मैन की पूछी होती तो हम इसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर देते, मैन दूसरे मैन की पूछी होती तो उसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते। तो अभी के लिए जो शेयर ऑफ बॉय है दैट इज रुपीज 625। Friends, 55th question. If the compound interest on a certain sum for 2 years at 3% per annum is rupees 1015, then what will be the simple interest on the same sum at the same rate for the same time? अब हमें सेम सम पे सेम रेट पे और सेम टाइम के लिए ही निकालना है। अब गाइस हमें कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है, पहले हमें सिंपल इंटरेस्ट, अगर हम अज्यूम करें कि हमारा प्रिंसिपल 100 है और 2 इयर्स के लिए 3% में निकालना है, तो हम वही PRT अपॉन 100 लगाएंगे, दैट इज 2 इंटू 3 अपॉन 100। तो हमारा क्या आ जाएगा? 6%। तो ये हमारा क्या आ गया? इंटरेस्ट आ गया 6 रुपए। हमारा इंटरेस्ट जो आया ये आ गया 6 रुपए आ गया। अब ये 6 क्या है? बेसिकली हम देखें तो ये 100 का 6% ही है, तो हम डायरेक्टली भी तो बोल सकते हैं कि अगर हम 100 का 6% निकालेंगे तो कितना कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा? 6।
मतलब 6%। तो ये डायरेक्टली हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया, दैट इज 6। तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि अगर 1 साल में हमें 3% इंटरेस्ट मिल रहा है तो 2 साल में हमारा 6% इंटरेस्ट होगा फॉर सिंपल इंटरेस्ट। ये तो हमने देख लिया सिंपल इंटरेस्ट के लिए। अब कंपाउंड इंटरेस्ट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है CI इज इक्वल्स टू P1 प्लस R बाय 100। जो हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं CI इज इक्वल्स टू P, सॉरी अमाउंट निकालने के लिए है, A इज इक्वल टू P1 प्लस R बाय 100, फिर इसका स्क्वायर करते हैं। अब ये हमारा अमाउंट आता है। अब हमें CI निकालने के लिए फिर हम अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करते हैं। तो अब यहाँ हमें क्या करना पड़ता है, स्क्वायर करके फिर सॉल्व करना पड़ता है। स्क्वायर टाइम है ना। तो फिर ये सॉल्व होने के बाद तो फ्रेंड 55th है, इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम for 2 years at 3% per annum is rupees 1015, then what will be the simple interest on the same sum at the same rate for the same time? अब सेम सम के लिए सेम रेट पे और सेम टाइम के लिए निकालना है। तो फ्रेंड्स अगर हमें पता है, लेट अस सपोज अगर हमारा प्रिंसिपल 100 होता और इसका हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना होता फॉर 2 years at 3%, तो हम क्या करते हैं, PRT बाय 100 निकालते सिंपल इंटरेस्ट के लिए। तो ये हमारा आ जाता है ₹6। अब बेसिकली देखें तो ये 6 क्या है, इसका 6% है। तो हम कह सकते हैं कि 100 रुपए पे अगर कभी भी 1 साल के लिए 3% इंटरेस्ट है तो 2 साल के लिए 6% होगा डायरेक्टली। तो हमने क्या देखा कि हम इसको ये भी तो कह सकते हैं कि 100 का 6% जो आएगा वो हमारा 6 रुपीज आएगा। तो हम कहेंगे कि हाँ ये 6% निकालना है, तो कभी भी यही आगा होगा। तो ये हमारा 6% हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया 2 साल के लिए। अब हम इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए एक फॉर्मूला अपनाएंगे। वो क्या है, अगर कभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो तो उसकी एक ट्रिक लगा दें। वो ट्रिक कहती है 2R पॉइंट है ये हमारा और R स्क्वायर, और ये जो वैल्यू होगी वो 2 डिजिट में आनी चाहिए हमारे हमेशा। अब हम देख रहे हैं कि ये जो R है यहाँ पे ये रेट है, और रेट हमारा कितना गिवन है 3%। तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 इंटू 3.3 स्क्वायर। तो हमारा 2 इंटू 3 जो आ गया ये आ गया 6.33 पर मैंने क्या कहा था कि इनके 2 डिजिट होना चाहिए। अगर 9 है तो इसके आगे हम एक 0 लगा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6.09। अगर हमें 100 दे रखा है तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा परसेंट इंटरेस्ट आएगा वो 6.09 आएगा। सिंपल इंटरेस्ट 6% था, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा क्या है 6.09। तो फ्रेंड्स इसमें जो लर्न करने वाली चीज ये है, अगर आपको 2 years के लिए दिया जाए कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए, आप डायरेक्टली ये लगाएं, इसमें ये ट्रिक आप लगाएं तो आपका आंसर आएगा। अब हमने देख लिया ये 6.09 आ रहा है हमारा 100 के अकॉर्डिंग, और हमें यहाँ पे वैल्यू दे रखी है कंपाउंड इंटरेस्ट की, वो दे क्या रखी है 1015। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो 6.09 वैल्यू आई है वो हमारी किसकी आ गई है 1015 की। तो हम इससे 1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। पर लेकिन हमें करना क्या है कि हमें निकालना क्या है सिंपल इंटरेस्ट, और हमने सिंपल इंटरेस्ट 100 के अकॉर्डिंग क्या देखा था 6% आ रहा था। तो हम इसको लिख सकते हैं कि हमें अगर 1 की वैल्यू 1015 अपॉन 6.09 है, और हमें निकालना क्या था सिंपल इंटरेस्ट जो कि हमने 6 निकाला था। अब हमें 6 की वैल्यू निकालनी है तो इसको हम यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको सॉल्व करने पे हम देखेंगे अगर ये पॉइंट हटाए तो ये हमारा 2 0 लग जाएंगे। अगर हम इसको 3 से करें तो ये हमारा 5 टाइम्स चला जाएगा, तो हमारी वैल्यू जो आ गई वो आ गई हमारी 1000। तो हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है वो आया 1000। कंपाउंड इंटरेस्ट 1015 था और सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या है ₹1000। तो फ्रेंड्स 56th क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 1000 एंड 8000 आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 225। तो फ्रेंड्स हमें पता है कि हमें यहाँ नंबर्स निकालने हैं, दैट इज हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं कितने हैं 1000 और 8000 के बीच में जो इससे डिविजिबल। अब अगर हमें इससे डिविजिबल निकालना है इसका मतलब हमें या इसका फर्स्ट टर्म चाहिए और इसका लास्ट टर्म भी चाहिए, ताकि हम इसमें एपी का सीक्वेंस लगा सकें, ताकि हम नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकें। तो 225,000 से एक ऐसा बड़ा नंबर लेना है, तो 1000 से बड़ा नंबर लेने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है इफ वी डिवाइड दिस 4 तो ये कहीं जाके 9 के फैक्टर में आएगा फर्स्ट टर्म। तो हम इसको रादर देन मल्टीप्लाइंग इट बाय 4 हम इसको 5 से इफ वी मल्टीप्लाई तो विल गेट 5 5 is 25 12, हमारा आंसर आ गया 1125। तो वी कैन से जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो हमारा क्या आ रहा है फर्स्ट टर्म 1125।
अब 8000 है, इसका मतलब हमें इसके लिए लास्ट टर्म भी चाहिए होगा जो 225 से डिविजिबल होगा। उसको डिविजिबिलिटी फैक्टर निकालने के लिए इफ वी डिवाइड 8000 बाय 225 तो ये हमारा 3 टाइम्स जाएगा 675 1521250 और ये फिर से हमारा कितने टाइम्स जाएगा, ये हमारा जाएगा 225 की टेबल में कितने टाइम्स जा रहा है, ये हमारा जाएगा 30। तो हम इसको डिविजिबिलिटी करने के लिए इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 56 क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 1000 एंड 8000 आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 225। तो फ्रेंड्स हमें नंबर निकालने हैं बिटवीन 1000 एंड 8000 से जो 225 से डिविजिबल हो। तो हमें इसके लिए पता है कि अगर हमें इसको निकालना है डिविजिबिलिटी तो हमें पता होना चाहिए इसका फर्स्ट टर्म जो है ऐसा नंबर जो 225 से डिविजिबल है और लास्ट टर्म। तो इसमें हम डायरेक्टली एपी का सीक्वेंस लगा लेंगे और एन नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेंगे उससे। तो हमें पहला नंबर जो निकालना है 1000 से डिविजिबिलिटी करने के लिए, अगर बीसी अगर हम इसको 4 से डिवाइड करें तो ये कहीं 900 समथिंग आएगा। तो रादर देन हम इसको 5 से मल्टीप्लाई चेक करके देख लेते हैं एक बार। तो हमने इसे को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा आ गया 1125। तो हमारा जो फर्स्ट टर्म आया वो हमारा फर्स्ट टर्म आया 1125। ऐसा नंबर जो 1000 के ऊपर 225 से डिविजिबल है वो है 1125 पहला टर्म। अब लास्ट टर्म निकालना है तो 8000 को हमें 225 से डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा। अब हमने जब इसको चेक किया तो ये आया 675, हमारा ये बचा 21250। अब इसकी डिविजिबिलिटी देखेंगे, हमने देखा था 5 टाइम्स 1125 होता है तो हम इसको यहीं पे डायरेक्ट कर सकते हैं 1125। तो हमारा जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा 25 हमारा रिमाइंडर बचा। सॉरी 125 हमारा रिमाइंडर बचा। तो हमारा रिमाइंडर क्या बचा 125। अब ये 8000 में से अगर हम 125 सब्ट्रैक्ट कर दें, 125 जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आ गया 7875। तो ये हमारा लास्ट टर्म है जो डिविजिबिलिटी माइनस करने लास्ट नंबर है जो डिविजिबल होगा 225 से, जो दैट इज बिलो 8000। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गई 1125, हमारे पास लास्ट टर्म आ गई 7875। अब हमें एपी का सीक्वेंस क्या पता है, एल इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। एल इज द लास्ट टर्म ऑफ द एपी बिकॉज ये एपी ही बनेगा क्योंकि हर एक में डिफरेंस 225 का चलेगा हमारे पास। तो ये एपी सीक्वेंस बन रहा है। तो एल हमारा लास्ट टर्म हो गया, ए हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, डी हमारा जो डिफरेंस है वो कॉन्टिन्यूसली 225 रहेगा। तो एल हमारे पास जो आया था वो आया था 7875, ए हमारा आया 1125 प्लस एन माइनस वन और डी हमारा आया 225। अब इसको हम यहाँ पे लेके आएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 7875 में से 1125 और ये 225 एन माइनस वन। तो हमारा सब्ट्रैक्ट करने पे जो आ रहा है वो आ रहा है 6750 225 एन माइनस वन। अब ये 225 यहाँ पे लेके आएंगे तो ये डिविजिबल हो जाएगा 225 और ये कितनी बार जाएगा 225 की टेबल में ये 3 टाइम्स आता है 675। तो हमारा जो n माइनस वन की वैल्यू है वो कितने की इक्वल आ गई 30 के। तो n की वैल्यू कितनी हो गई 30 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 31। तो हमारे कितने नंबर्स है तो 1000 और 8000 के बीच में 225 से डिविजिबल है वो है 31। तो फ्रेंड्स हमारा 57th क्वेश्चन है, इन एन एग्जामिनेशन द फर्स्ट स्टूडेंट गॉट 24% मार्क्स एंड ही फेल्ड बाय 12 मार्क्स, while in the same examination the other student got 30% marks and he failed by 6 marks. Find the maximum marks in the examination and also the minimum passing marks required. So friends हम देख रहे हैं इसका सॉल्यूशन। क्या कह रहे हैं कि अगर उसके 24% मार्क्स आ रहे हैं तो वो फेल कितने से कर रहा है 12 नंबर से फेल कर रहा है। सेकंड में अगर स्टूडेंट के 30% भी मार्क्स आ रहे हैं तो भी वो फेल हो रहा है 6 मार्क्स से। अब हमें देख रहा है कि 6% एक्स्ट्रा लाने के बाद भी वो फेल हो रहा है 6 नंबर से। पहले 12 से फेल हो रहा था, अब 6 से फेल हो रहा है। इसका मतलब अभी भी 6% लाने के एक्स्ट्रा लाने के बाद भी अभी 6 नंबर से वो फेल हो रहा है। इसका मतलब 12 माइनस 6 है, मतलब 6 नंबर से भी अभी भी वो फेल हो रहा है। इसका मतलब हमें क्या पता चल रहा है कि 6% एक्स्ट्रा लाने की वजह से अभी भी इसमें क्या आ रहा है 6 नंबर का डिफरेंस आ रहा है। तो हमें पता लग गया कि 6% की जो वैल्यू है वो 6 के इक्वल है, 6 मार्क्स के इक्वल है रादर। तो हम कह सकते हैं कि 8% की वैल्यू 1 मार्क्स हो गई। और हमेशा अज्यूम क्या करते हैं मैक्सिमम मार्क्स क्या होंगे 100% होंगे अगर मैक्सिमम मार्क्स चाहिए।
तो अगर 1% की वैल्यू 1 नंबर है तो इसका मतलब 100% कितने मार्क्स के बराबर हो गया हमारा, 100 मार्क्स की। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, जो हमारे मैक्सिमम मार्क्स है, हमारे मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 100 मार्क्स। अब सेकेंड पार्ट क्या है, मिनिमम पासिंग मार्क्स रिक्वायर्ड। अब कितने पासिंग मार्क्स चाहिए। वी हैव सीन फ्रेंड्स की 1% जो है वो 1 मार्क्स के इक्वल है। 1% 1 मार्क्स के इक्वल है, तो अगर हम यहाँ से देखें 30% ला रहा है तो 6 से फेल हो रहा है। इसका मतलब 30% जो होगा वो कितने के इक्वल होगा, 30 मार्क्स के इक्वल। इसका मतलब अभी भी वो 30 मार्क्स ला कर भी वो 6 मार्क्स से फेल हो रहा है। इसका मतलब अगर उसको 6 मार्क्स और मिल जाते तो ये वो पास हो जाता। तो इसमें 6 ऐड कर देंगे तो हमारे कितने आ जाएंगे, 36 मार्क्स। इसका मतलब जो पासिंग मार्क्स है वो है 36। अगर हम इसके अकॉर्डिंग भी जाएं तो हमें पता लग रहा है कि 1% इज इक्वल टू 1 मार्क्स, तो 24% होता तो 24 मार्क्स के इक्वल। अब 24 मार्क्स लाने के बावजूद भी वो 12 से फेल हो रहा है, तो 24 में हमें 12 ऐड करना पड़ेगा सो दैट ही कैन पास। तो 24 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 36। तो हमारे मैक्सिमम मार्क्स है 100 और हमारे पासिंग मार्क्स है 36। So friends, 58 question है, what is the lowest 4-digit numbers which when divided by 12, 16 and 24 leave remainders 2, 6 and 14 respectively. So friends, कभी भी आपको question दिखे what is the lowest या what is the largest for any digit number which when divided by कोई भी 3 digit number हो या 4 digit number हो, और remainders अगर in case if remainder they are leaving same, अगर यहाँ पे सेम रिमाइंडर छोड़ा है, और अगर कभी भी लोएस्ट या लार्जेस्ट कुछ भी निकालना हो तो उसके लिए डायरेक्ट आप फॉर्मूला याद कर लीजिए कि आप मल्टीपल ऑफ एलसीएम ऑफ ये जो आपको 3 नंबर्स दिए गए हैं दैट इज 12, 16 एंड 24, ये अगर आपको दिया गया तो मल्टीपल ऑफ एलसीएम माइनस आप डिफरेंस या फिर रिमाइंडर। अगर यहाँ पे रिमाइंडर सेम होता तो माइनस रिमाइंडर कर देते, लेकिन अगर यहाँ पे है मल्टीपल ऑफ एलसीएम, अब ये 12, 16, 24, बट द प्रॉब्लम इज कि हमारे यहाँ पे रिमाइंडर्स डिफरेंट है। यहाँ रिमाइंडर्स क्या आ रहा है, 2, 6 एंड 14। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम निकालेंगे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, इफ आई सब्ट्रैक्ट 12 माइनस 2 तो मेरा 10 आएगा, अगेन 16 माइनस 6 करूंगी तो 10 आएगा, और 24 माइनस 14 करूंगी तो भी 10 आएगा। तो ये एक कॉमन डिफरेंस आ गया, तो यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्ट क्या करना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस। तो ये किसी भी क्वेश्चन में लोएस्ट हो लार्जेस्ट हो आपको लिए यही ट्रिक अपनानी है। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। अब हमें इस क्वेश्चन के लिए जाना है, तो इस क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, पहले हमें वही चीज सेम करनी है, हमें यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस 2, 12 माइनस 2 10, 16 माइनस 6 10 और 24 माइनस 14 10। ये कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या है कि जो भी नंबर होगा वो 10 शॉर्ट होगा, हमारा 10 शॉर्ट होगा नंबर डिविजिबल होने के लिए। तो हम क्या करेंगे, हमने वही जो फॉर्मूला ट्रिक बताई थी, पहले हम इसका मल्टीपल ऑफ एलसीएम ऑफ दिस, तो इसके लिए पहले हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम ऑफ 12, 16 एंड 24, तो एलसीएम हमारा कितना आ गया, 48। अब यहाँ पे पूछा क्या गया, लोएस्ट 4 डिजिट नंबर। हमें पता है हमें चाहिए क्या, 4 डिजिट नंबर चाहिए। तो ऐसा कौन सा पहला 4 डिजिट नंबर है जो कि 48 से डिविजिबल होता है, तो उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 को 48 से डिवाइड करेंगे। इफ वी डिवाइड 48 तो ये हमारा 96 40। अब हमें पता है कि नंबर जो होगा वो 1000 से हम नीचे तो ले नहीं सकते बिकॉज हमें 4 डिजिट नंबर चाहिए, तो इसे एक नंबर ग्रेटर लेंगे, तो हम इसको 1 से एक बार डिविजिबल करेंगे तो हमारा ये आ गया 48। इसका मतलब ये जो 1000 है वो 8 शॉर्ट है डिविजिबल होने के लिए 48 से, तो इसका मतलब 1000 प्लस 8 दैट इज 1008। तो ये हमारा नंबर है जो कि डिविजिबल होगा 48 से, दैट इज अ 4 डिजिट नंबर। तो वही सेम चीज करेंगे, हमें क्या पता है कि मल्टीपल ऑफ एलसीएम ऑफ 12, 16 एंड 24, और माइनस क्या था हमारा यहाँ पे, कॉमन डिफरेंस माइनस था। तो एलसीएम ऑफ मल्टीपल ऑफ एलसीएम ऑफ 12, 16 एंड 14 हमारा क्या आ गया, 1008। कॉमन डिफरेंस हमने कितना कैलकुलेट किया था, 10 कैलकुलेट किया था, तो ये हमारा कितना हो गया, 998। तो ये हमारा आंसर हो सकता है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि हमसे आंसर जो मांगा गया है वो 4 डिजिट नंबर में मांगा गया है, तो हमने नंबर तो निकाल दिया, आंसर यही होता अगर इन केस देयर हैड बीन नो 4 डिजिट नंबर। अब ये 4 डिजिट नंबर है तो ये 998 आया,
अब ये 3 डिजिट नंबर बन गया। अब इसको 4 डिजिट नंबर के लिए करना क्या पड़ेगा, अब ये एलसीएम हमारा 48 आया था, तो हम इसमें 48 और ऐड कर देंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा 1056। तो हमारा आंसर जो हो गया ये हो गया हमारा 1056। तो ये लोएस्ट 4 डिजिट नंबर है, दैट इज डिवाइडेड बाय 12, 16 एंड 24, क्योंकि रिमाइंडर देगा 2, 6 एंड 14। सॉरी फ्रेंड्स, ये एडिशन मैंने थोड़ी मिस्टेक कर दी है, ये 1046 होगा। तो हमारा आंसर जो है वो है 1046। तो फ्रेंड्स 59th क्वेश्चन है, √24 प्लस √600 अपॉन √216 इज इक्वल टू। तो फ्रेंड्स ये एक इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या है, अब देखिए √24 है तो हम इसको √6 इंटू √4 लिख सकते हैं, और इसको हम √6 इंटू √100 लिख सकते हैं। वाई हैव वी डन सो, बिकॉज हमें पता है ये √4 2 का रूट है, 2 का स्क्वायर, और ये 10 का स्क्वायर, तो ये डायरेक्टली आ जाएगा। और ये 216 जो है, वी नो फ्रेंड्स दिस इज द क्यूब ऑफ 6, तो हम इसको लिख सकते हैं 6 स्क्वायर अपॉन इंटू 6। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ देख सकते हैं कि ये √4 है, वी कैन राइट इट एज 2√6। ये 100 है तो 100 इज द रूट ऑफ 10, 10√6 अपॉन ये स्क्वायरिंग में था 6, तो इसको सिर्फ 6 बाहर आ जाएगा रूट निकाल के, और फिर हमारा अंदर जो बचा वो √6 ही बचा। अब वी कैन सी ये √6 है तो ये 12√6 आ गया यहाँ पे, 10 + 2 12 अपॉन 6√6, √6 कट, 6 2 जा 12, दैट इज इक्वल्स टू 2। तो हमारा आंसर क्या है 2। So friends, 60th question है, in a fort there was sufficient food for 300 soldiers for 31 days. After 27 days, 180 soldiers left the fort. For how many extra days will the rest of the food last for the remaining soldiers? तो फ्रेंड इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लगाएंगे men into days का फॉर्मूला, और men into days हमारे जो पहले दिए हुए हैं वो दिया है there was sufficient food for 300 soldiers। तो हमारे men कितने अभी हैं, हमारे men हो गए 300, और कितने दिन के लिए लास्ट कर रहा है फूड 31, तो हमारा एमडी हो गया फूड कितने दिन के लिए लास्ट कर रहा है 31 डेज के लिए। अब ये आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब वो क्या कह रहे हैं कि अगर 27 डेज के बाद 180 सोल्जर्स लेफ्ट करते हैं, इसका मतलब 27 डेज तक तो 300 सोल्जर्स नहीं खाया है, खाना खाया है, तो अभी 300 हमारे फिर से मैन होगा यहाँ पे, और हमारा डेज कितने लग गए यहाँ पे 27 डेज लग गए, लेकिन उसके बाद अभी भी हमारे डेज बचे हैं, और अब 180 सोल्जर्स जो है वो लेफ्ट हो गए। पहले थे कितने टोटल सोल्जर्स थे 300, हमारे 300 हैं और अभी 180 ने लेफ्ट कर दिया, तो हमारे नंबर ऑफ सोल्जर्स जो अब लेफ्ट है वो कितने हो गए 120। तो हमारे नंबर ऑफ सोल्जर्स हमारा कितना हो गया 120, और हमें बताना है वो कितने डेज तक और चलता, तो अब हम इसको इंटू डी करेंगे। अब सॉल्विंग दिस पोर्शन, ये 300 हमें दिख रहा है, तो हम यहाँ से 300 कॉमन लेंगे, ये 31, और ये पूरा फैक्टर यहाँ की सब्ट्रैक्ट होगा, इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे -27 करेंगे, इज इक्वल टू 120 इंटू नंबर ऑफ डेज। तो ये हमारा कितना हो गया 300 इंटू 4, और ये 120 इधर आ जाएगा, तो ये हमारे नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे, तो ये हो गया 10। तो नंबर ऑफ डेज जो हो गए हमारे हो गए 10 डेज। अब हमारा जो फूड था वो 27 डेज चलने के बाद और 10 डेज चल सकता था, मतलब हमारा डेज कितने चल सकता था, ये चल जाता 37 डेज तक फूड, जब 180 सोल्जर्स ने लेफ्ट कर दिया, तो हमारा टोटल डेज कितने दिन तक चल सकता है पूरा जो है वो 37 डेज तक। लेकिन ऑलरेडी खाना कितने टाइम तक के लिए था 31 डेज के लिए था, तो इन्होंने पूछा क्या, वी आर आस्क्ड हाउ मेनी एक्स्ट्रा डेज पूछे गए हैं, 37 डेज तक चलता और था 31 डेज के लिए, तो 37 माइनस 31, तो हमारा आ जाता 6 मोर डेज तक खाना चल सकता था। So friends, 61st question है, a boat rows 8 kilometers downstream and 3 kilometers upstream in 40 minutes and 30 minutes respectively. Find the speed of boat in still water and the speed of stream. तो फ्रेंड्स ये डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम का क्वेश्चन है, और इसमें सिर्फ हमारे पास 2 या 3 फॉर्मूलेज है जो हमको लर्न करने हैं, और क्वेश्चन के आंसर हमारे पास डायरेक्ट आते हैं। तो हमारे पास अभी है क्या, हमारे पास ये 8 किलोमीटर जो है वो डाउनस्ट्रीम में डिस्टेंस दे रखी है, और हमारे पास डिस्टेंस कितनी है 8 किलोमीटर, और कितने टाइम में जा रही है, और जो टाइम गिवन है दैट इज 40 मिनट्स।
तो स्पीड क्या होती है फ्रेंड्स? स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस 8 हो गया, टाइम 40 हो गया। अब दिस इज इन मिनट्स एंड दिस इज इन किलोमीटर, तो हम इसको आर में कन्वर्ट करने के लिए विल डिवाइड इट बाय 60। अब ये 60 डिवाइड होने के बाद यहाँ मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, तो ये हमारा जो हो जाएगा 2 तो हमारी जो स्पीड आ गई डाउन स्ट्रीम में वो आ गई हमारी 12 किलोमीटर्स पर आवर। अब नेक्स्ट के लिए अगर हम देखें अपस्ट्रीम के लिए, तो अपस्ट्रीम में हमारा क्या है? अपस्ट्रीम में हमारी डिस्टेंस अभी कितनी ट्रैवल हो रही है? 3 किलोमीटर्स। हमारा टाइम कितना लग रहा है? टाइम लग रहा है हमारा 30 मिनट्स। तो इसी के लिए भी हम सेम स्पीड, सिमिलरली स्पीड निकाल सकते हैं। स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, 3/30 इंटू 60। अगेन वी आर कन्वर्टिंग इट टू आवर, तो हमारा हो जाएगा 6 किलोमीटर्स पर आवर। और फ्रेंड्स अगर हमें कभी भी स्पीड ऑफ बोट निकालनी है, तो स्पीड ऑफ बोट के लिए वी अप्लाई अ फॉर्मूला एंड दैट फॉर्मूला सेज हाफ d plus u. That means speed of boat in downstream and this is speed in of upstream. तो इन दोनों की स्पीड को हम ऐड करेंगे और हाफ कर देंगे, तो ये आ जाएगा हाफ। डाउनस्ट्रीम के लिए हमारी स्पीड क्या आई थी? 12। अपस्ट्रीम के लिए स्पीड क्या आई है? 6। तो हो जाएगा 18/2, दैट इज 9 किलोमीटर्स पर आवर। दिस इज द स्पीड ऑफ बोट। अब हमें निकालना क्या है? स्पीड ऑफ स्ट्रीम। Speed of stream, for applying speed of stream you have to apply half downstream minus upstream. downstream में जितनी स्पीड और upstream का डिफरेंस निकालेंगे तो half। downstream में स्पीड है 12 और ये हमारा 6, तो that is 6/2 equals to 3 किलोमीटर पर आवर। तो हमारी स्पीड ऑफ बोट है 9 किलोमीटर्स पर आवर और स्पीड ऑफ स्ट्रीम है 3 किलोमीटर्स पर आवर। So friends, 62nd question. The students in 2 classes are in the ratio 2:3. If 20 students are increased in each class, the ratio changes to 4:5. What was the total number of students originally? So friends, ये question है ratio का। बहुत easy question है। आपको इसके लिए क्या करना है? आपको पता है कि originally 2:3 था, ये originally। उसके बाद students increase हुए और अब ratio क्या बन गया है? New ratio हमारा जो आया है वो आ गया 4:5। नाउ वी कैन सी फ्रेंड्स की जो रेशियो इंक्रीज हो रहा है दोनों क्लासेस में, वो 2 इसमें फर्स्ट क्लास में इंक्रीज हो रहा है और 2 ही सेकंड क्लास में इंक्रीज हो रहा है। तो दोनों क्लासेस में जो सेम इंक्रीमेंट हो रहा है वो हो रहा है 2। तो 2 जो इंक्रीमेंट हुआ रेशियो का वो कितने स्टूडेंट्स की वजह से हुआ? 20 स्टूडेंट्स की। तो हम कह सकते हैं 1 रेशियो की वैल्यू 10। अब 1 की वैल्यू 10 है तो वी कैन फाइंड either this, बट वी हैव टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ओरिजिनली। हमारे ओरिजिनली स्टूडेंट्स कितने थे? 2:3, दैट इज इक्वल्स टू 5। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए 5। 1 की वैल्यू 10 है तो 5 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 50 आ गई। तो ओरिजिनली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे? 50। अगर न्यू नंबर निकालना होता तो 4 + 5 9, 1 की वैल्यू 10 तो 9 की वैल्यू 90। तो इसका मतलब ये हो जाता 90 स्टूडेंट्स अब हो गए आफ्टर द इंक्रीमेंट ऑफ 20 स्टूडेंट्स इन ईच क्लास। फ्रेंड्स यहाँ पे तो रेशियो सेम था तो हमने डायरेक्टली वैल्यू निकाल ली। इफ द रेशियो हैड बीन डिफरेंट तो क्या करते? अगर कोई भी रेशियो डिफरेंट होता तो इन दोनों का जो भी डिफरेंस आता वो यहाँ पे लिखते, इन दोनों का जो डिफरेंस आता वो यहाँ लिखते। डिफरेंस, इसका डिफरेंस इससे मल्टीप्लाई और ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई, तो आपका जो डिफरेंस बनता वो दोनों का सेम बन जाता, तो आप उससे निकाल लेते। लेकिन अभी के लिए जो हमारा आंसर है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ओरिजिनली दैट इज 50।